मेरा नाम हर्षवर्धन है और एक सच्ची घटना है जो मेरी मम्मी के साथ 15 साल पहले दिल्ली में घटित हुई थी। वो दिन हमारे परिवार के लिए एक बहुत खास दिन था क्योंकि उस दिन मेरी बुआ की शादी थी। उस समय हम दिल्ली के ग्रेटर कैलाश एरिया में रहते थे और मैं सिर्फ 10 साल का ही था। पूरा घर मेहमानों से भरा हुआ था, संगीत बज रहे थे और खुशियों की चहल पहल हर जगह हो रही थी। मर्द जो हमारे सारे घर के थे वो तैयारियों में लगे हुए थे, मेहमान का ध्यान रख रहे थे, खाना वगैरह सर्व हो रहा था और पैसों का इंतज़ाम चल रहा था। औरतें तैयार हो रही थी और हम बच्चों की अपनी ही दुनिया थी। खेलना, मजाक करना और मज़े लेना। खेलते खेलते मुझे अपनी मम्मी की आवाज़ आई। उन्होंने मेरा नाम बुलाया, शिवम आजा तेरे को तैयार कर दूँ। शाम ढलने लगी तो फिर मम्मी ने मेरे को तैयार कर दिया। मैंने सोचा कि मैं अपने पापा के साथ जल्दी ही शादी में चला जाऊंगा कि वहाँ के सारे कामकाज मैं भी देखना चाहता था। हम सारे के सारे लोग आपस में तैयार हो चुके थे लड़के, पर लड़कियां बची हुई थी जिनको पार्लर में ही तैयार होना था। अब घर पे बचे तीन लोग, मेरी मम्मी, पूजा दीदी जो कि मेरी दूसरी बुआ की लड़की हैं, और एक उनकी दोस्त बची। अब इन तीनों लड़कियों ने सोचा कि हम पार्लर जाके अलग से तैयार हो जाते हैं। पार्लर सिर्फ घर से 2 किलोमीटर दूर था, इसलिए मम्मी ने सोचा कि ड्राइवर का ना इंतज़ार करते हुए पैदल ही निकल लिया जाए। पर ठंड का मौसम चल रहा था तो सूरज जल्दी ढल गया। रास्ता जाना पहचाना था इसलिए कोई डर का माहौल भी नहीं था। वो हंसते बोलते पार्लर तक पहुंच गई जो हमारे घर से सिर्फ 15 मिनट की दूरी पे था। अंदर जाके सबने रिलैक्स करा, अपना मेकओवर शुरू करा, आपस में बातें करी और देखते ही देखते टाइम बीतने लगा। उन दिनों मोबाइल का ऐसा कुछ ट्रेंड नहीं था, लोगों के पास लैंडलाइन ही इंस्टॉल होते थे। मोबाइल बहुत लिमिटेड लोगों के पास होता था। एक मोबाइल हमारे पिताजी भी कैरी करते थे। मम्मी पापा को लैंडलाइन नंबर पार्लर का देना भूल गई। तैयार होते होते एक वक्त आया जब मेरी मम्मी ने घड़ी की तरफ देखा। घड़ी में 8 बज रहे थे। मम्मी ने सोचा अभी तो काफ़ी टाइम है तो आराम से तैयार हो जाते हैं, ऐसे कोई रश करने की बात नहीं है। लेकिन उनको नहीं पता था कि पार्लर की घड़ी खराब पड़ी थी। इन लोगों को तैयार होते होते और आपस में मजाक करते हुए काफ़ी देर हो चुकी थी। असल में रात के 9:30 बज रहे थे। जब ये तीनों लड़कियां तैयार हो गई, सारी ज्वेलरी पहन ली, साड़ी पहन ली, अपना पूरा मेकअप करा लिया, तो मम्मी ने फिर से एक बार घड़ी की तरफ देखा। घड़ी में अभी भी 8:30 ही बज रहे थे। उनको थोड़ा सा शक हुआ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हुए उन लोगों ने सोचा कि अब घर की तरफ चला जाए, पापा इंतज़ार कर रहे होंगे। लेकिन असलियत में वक्त 10 बज रहे थे। उस दौरान पापा ने काफ़ी लैंडलाइन पे कॉल करे हमारे घर के, जो कि कोई नहीं उठा रहा था। पापा काफ़ी टेंशन में आ गए कि मम्मी कहाँ पे है, काफ़ी गुस्सा भी कर रहे थे। बट उस उनका गुस्सा और चिंता बढ़ती ही चली गई और मेरी मम्मी अभी पार्लर से निकली ही थी। जब ये तीनों पार्लर से निकली तो रास्ते में चलते वक्त इन लोगों ने सोचा कि 15 मिनट के रास्ते को और छोटा कर दिया जाए। एक पार्क होता था जो कि हमारे रास्ते को सीधा कनेक्ट करता था। मेन रोड से ना जाके ये लोग पार्क का रास्ता लेना प्रेफर करते हैं क्योंकि उससे इनके 5 मिनट बच जाते हैं। पर किसको पता था शायद यही इनकी सबसे बड़ी गलती थी। वो एक ऐसा पार्क था जिसमें मैं खेला करता था। दिन में हम सारे बच्चे वहाँ पे क्रिकेट खेलते थे और ऐसा कोई भी वहाँ पे उल्टा काम नहीं होता था जिससे हमें वहाँ पे कोई भी गलत काम का अंदेशा हो। साइड में एक कूड़ा घर पड़ा रहता था, हमारी क्रिकेट पिच भी एकदम सामने ही लगती थी। हमारे घर से वो पार्क से 10 मिनट की दूरी पे था। और मम्मी वहाँ पहुंची था तो पार्क में अंधेरा था। इतना अंधेरा था कि सामने कुछ दिख भी नहीं रहा था। मम्मी, दीदी और उनकी दोस्त चलते हुए पार्क के पास पहुंचे तो उनको वहाँ पे बहुत अंधेरा लग रहा था क्योंकि पूरे पार्क में दिन में तो उजाला रहता था पर रात में वहाँ पे सिर्फ 4-5 लाइट ही जल रही थी, जो इस टाइम एक दो वो भी फ्लिकर हो रही थी। भूतिया माहौल बना हुआ था। दीदी ने इस बीच मम्मी से मजाक भी कर दिया कि मामी अगर कोई भूत हमें यहाँ पकड़ ले तो। मम्मी ने दीदी की बात को हंसी में टाल दिया। थोड़ी दूर चलने के बाद मम्मी को ऐसा लगा कि उनके पीछे से कोई बहुत ठंडी हवा का झोंका उनके कान को छू के गया है। जब ये बात उन्होंने दीदी से बताई तो दीदी ने मम्मी की बात को हंसी में डाल दिया कि एक भी पत्ता नहीं हिल रहा मामी, लगता है मेरे मजाक ने आपके सर में घर कर लिया है। मम्मी ने सोचा शायद दीदी सही कह रही है और ये मेरे मन का वहम है, और ये लोग दोबारा आगे चलने लगे। क्योंकि ये रात का टाइम था और उस टाइम पे चोरी का भी थोड़ा डर रहता था दिल्ली के उस एरिया में, तो मम्मी ने जितनी भी ज्वेलरी थी अपनी सारी वो अपने पर्स के अंदर रख ली थी। मम्मी ने रात को परफ्यूम भी नहीं लगाया था, उन्होंने सोचा था कि घर पे जाते हुए ही परफ्यूम लगाऊंगी। दूसरे हाल पे पूजा दीदी और जो उनकी दोस्त थी उन्होंने पूरा मेकअप करा हुआ था, परफ्यूम लगाया हुआ था और गहनों से लोडेड थी। एकदम से क्या होता है, तो ऐसा लगता है कि पूजा दीदी जो है वो थोड़ा सा हवा में उठ के किसी ने उनको नीचे रख दिया है। ये एहसास दीदी को भी पूरा पूरा हुआ था। दीदी ने जैसे ही मम्मी की तरफ देखा तो दीदी हवा में उठी और थोड़ा दूर आगे जाके गिर गई। मम्मी को लगा कि उनकी साड़ी अटक गई है तो वो एकदम दीदी के पास जाके बोलती हैं कि तुम्हें चोट तो नहीं लगी है। दीदी की दोस्त और मम्मी बैठी होती हैं, पूजा दीदी अपने पैर को पकड़ के बैठी होती है कि मामी मेरा पैर मुड़ गया है, और उनको उस टाइम काफ़ी दर्द हो रहा होता है। मेरी मम्मी दीदी को समझा रही होती है कि कोई बात नहीं पूजा, खड़े हो जा, हम घर चलते हैं, तेरा पैर हम घर पे जाके देख लेते हैं, यहाँ पे लाइट भी नहीं है और हमें पता भी नहीं चल पाएगा कि यहाँ पे तेरे पैर के साथ क्या हुआ है।
वो लोग ये बात कर ही रहे होते हैं कि सामने से 3 लड़कियां इनको आते हुए दिखती हैं। उनमें से एक छोटी बच्ची थी और 2 लड़कियां मम्मी की उम्र की ही थी। तीनों का चेहरा एकदम साफ दिख रहा था और तीनों ने घर जैसे कपड़े ही पहने हुए थे। वो एकदम से भाग के मम्मी के पास आके बोलती हैं कि दीदी क्या हो गया है। मम्मी ने उनको बताया कि शायद इसकी साड़ी फंस गई है और ये नीचे गिर गई है। तो एक लड़की तो खड़ी होकर पीछे की तरफ मम्मी के देखे जा रही थी, बाकी दोनों जो है वो दीदी का पैर दबा रही थी। वो बोल रही थी कि दीदी कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, आप खड़े हो जाइए, छोटी मोटी चोटें तो लगती रहती हैं। मम्मी की नज़र जब उस छोटी लड़की पे गई तो वो छोटी लड़की ने अपना हाथ उठाया और मम्मी के सर के पीछे इशारा करके बोला, गोईठा, गोईठा आ गया, गोईठा, भागो यहाँ से, गोईठा आ गया। ये सुनने के बाद मम्मी एकदम हैरान रह गई कि गोईठा क्या है, गोईठा क्या है। उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। जैसे ही उन्होंने आगे देखा तो ये तीनों लड़कियां उठ के जोर जोर से पार्क के एग्जिट की तरफ भागने लगी। मेरी मम्मी को अभी भी कुछ अजीब नहीं लग रहा था। पूजा दीदी को लगा कि यहाँ पे कोई दिक्कत चल रही है। दीदी ने मम्मी से बोला कि मामी नाम लो। वो कहना चाहती थी कि भगवान का नाम लो, बट उस टाइम पे उनके ज़बान से कोई भी भगवान का नाम बाहर नहीं आ रहा था। दीदी की दोस्त ने दीदी का पैर पकड़ा हुआ था। मम्मी ने नज़र उठा के देखी कि वो लड़कियां कहाँ जा रही हैं, तो वो लड़कियां गायब हो चुकी थी। पार्क की एग्जिट की दूरी वहाँ से कम 700 मीटर दूर थी और 5 सेकंड में वो लड़कियां कभी भी उसको पार नहीं कर सकती थी। इस दौरान मम्मी को भी समझ में आ गया कि इस पार्क में कुछ तो गलत चल रहा है। तो मम्मी ने पूजा दीदी को अपनी पूरी ताकत से उठाया। एक कंधा मम्मी ने दिया और दूसरा कंधा उनकी दोस्त ने दिया। दीदी को लेके वो पार्क की एग्जिट की तरफ भागने लगते हैं। पीछे से बहुत डरावनी आवाज़ें आने शुरू हो जाती हैं। ऐसे लगता है कि पीछे के सारे पेड़ उखड़ के ज़मीन पे गिर रहे हैं। बहुत ज़ोर से हवा चलने लगती है। तीनों इस टाइम पे बजरंग बली का पाठ कर रहे होते हैं, हनुमान चालीसा गा रहे होते हैं। जोर जोर से हनुमान चालीसा गाते हुए ये लोग भाग रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं। आखिर में ये लोग एग्जिट के पास आते हैं। वहाँ पे इनको एक सरदार दिखता है जो कि पार्क के अंदर जा रहा होता है। मेरी मम्मी उस सरदार को देख के थोड़ा सा काम होती है कि चलिए ठीक है, कोई तो मिला यहाँ पे जो कि हमारी मदद कर सकता है। सरदार ने जब इनको देखा कि ये तीनों की तीनों के होश उड़े हुए हैं और इन तीनों को बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, बहुत घबराई हुई हैं, तो सरदार ने आके इनसे पूछा कि दीदी क्या हो गया है, आप लोगों के साथ कुछ हुआ है क्या। मेरी मम्मी ने सब कुछ उनको बताना शुरू कर दिया। तो सरदार ने हंसी कर में बात टाल दी कि आपके मन का वहम है, मैं अभी इस पार्क में अपनी नाइट की वॉक के लिए ही जा रहा हूँ। मम्मी उस सरदार जी से बहुत विनती करती हैं कि इस पार्क के अंदर मत जाओ, इस पार्क के अंदर कुछ ना कुछ अजीब है, बट वो सरदार उनकी बात नहीं मानता है। वो सरदार उस पार्क के अंदर थोड़ा सा चलता है और ये लोग अपने घर की तरफ जा ही रहे होते हैं कि मेरी मम्मी मुड़ के एक बार सरदार की तरफ देखती हैं कि वो क्या कर रहा है। वहाँ पे कोई सरदार भी नहीं होता, वो भी गायब हो चुका है। ये बात जैसे ही मम्मी दीदी और उनकी दोस्त को बताती हैं तो ये लोग और घबरा जाते हैं। इनके कदम अब रुकने को नाम नहीं ले रहे थे और ये तेज 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 अपने घर की तरफ भागने लगते हैं। ये कैसे ना कैसे करके घर के नीचे पहुंच जाते हैं और ये सारी आवाज़ें बंद हो जाती हैं, हवा का चलना बंद हो जाता है। नीचे मेरे पापा गुस्से में खड़े होकर मम्मी को घूर रहे होते हैं। मम्मी जाते ही उनका हाथ पकड़ के वहाँ पे रोने लगती हैं। पापा कुछ दिन मम्मी को संभालते हैं और उनसे सारी बात पूछते हैं कि क्या हुआ था। मेरी मम्मी हर एक चीज़ उनको एग्जैक्टली वैसे ही बताती हैं। तो पापा कहते हैं कि तुमने टाइम नहीं देखा है क्या, 10:30 बज रहे हैं, तुम्हें उस पार्क से आने की ज़रूरत क्या थी। तो मम्मी ने उनको बताया कि कैसे पार्लर वाले की घड़ी ख़राब थी, इस वजह से हमें टाइम का कन्फ्यूजन हो गया है। बातों बातों में पापा ने उस पार्क की सारी हिस्ट्री मम्मी के सामने ला दी। उस पार्क में 3-4 मर्डर हो चुके थे और वहाँ पे जो तांत्रिक थे वो अपनी तंत्र विद्या करने भी रात में जाते थे। दिन में भले ही हम वहाँ पे खेल लेते थे, पर मेरे पापा हमेशा उस तरफ जाने को मना ही करते थे। तो आज मेरे को पता चलता है कि क्यों मेरे पिताजी वहाँ पे जाने के लिए मेरे को मना करते थे। इस दौरान दीदी की दोस्त को बहुत तेज़ बुखार आ जाता है। मेरे पापा सोचते हैं कि इनको डॉक्टर के पास ले चलते हैं, उसके बाद ही हम शादी में जाएंगे। उनके बहुत ज़िद करने के बाद वो मंदिर के लिए जाने के लिए बोलती हैं कि मेरे को बुखार तो है पर मुझे एक बार मंदिर जाना है। पापा, मम्मी, दीदी और उनकी बहन मंदिर की तरफ निकल पड़ते हैं। वहाँ पे पुजारी जी बैठे होते हैं और ये लोग पुजारी जी को सारी कहानी बताते हैं। पुजारी जी जब से कहानी सुनते हैं तो उनको बिल्कुल भी हैरानी नहीं होती है, क्योंकि अक्सर ऐसी घटना घटती रहती है। काफ़ी सारे लोग हैं जो इस बाधा से उनके पास परेशान होकर आ चुके हैं। वो बोलते हैं कि तुम लोग काफ़ी खुशकिस्मत हो कि तुम्हारे साथ कुछ अनहोनी नहीं हुई है और ना ही किसी पे कोई पोजीशन हुआ है। वो बताते हैं कि वहाँ पे एक छलावा रहता है जो रात में आए गए लोगों को परेशान करता है। क्योंकि इनको कुछ समझ में नहीं आया था और इनको ये कहानी पहले से पता नहीं थी, शायद इसलिए ये लोग बच गए थे। पंडित जी इनको कलावा देते हैं और इनका पाठ एक वहाँ पे शुद्धिकरण के लिए कर देते हैं। भगवान की दुआ है कि उस दिन के बाद से आज तक हमें ऐसी कोई गलत चीज़ महसूस नहीं हुई है, बट बाकियों की कहानी इससे बहुत डिफरेंट है। ये दिल्ली का पार्क ना जाने कितने लोगों की ज़िंदगी तबाह कर चुका है।